ओके, आई एम सो सॉरी। आई नो कि पहले जो मिस है हुआ उसकी वजह से लेट हो गई है, लेकिन खत्म कर देते हैं। बेहतर यही है कि खत्म कर दें ताकि कल आप लोग आराम से ना डायबिटीज पढ़ सको। ओके, सिंपल सी बात यही है, जो ड्रग्स हैं ये कहीं ना कहीं जाके किसी चीज को या तो इनहिबिट करवा रहे हैं या फिर एक्सेसिव अमाउंट में जो है वो रिलीज करवा रहे हैं। एरोमेटेज इनहिबिटर्स, एरोमेटेज का मैंने आप लोगों को क्या बताया था? एरोमेटेज क्या काम करता है? मेल्स के अंदर किस चीज की कन्वर्जन किस चीज में करवा रहा है? ओके, ठीक है। टेस्टोस्टेरोन को एस्ट्रोजन में कन्वर्ट करवा रहा है। ऑब्वियसली जब एरोमेटेज इनहिबिटर्स आ जाएंगे। यस, एस्ट्राडायोल में कन्वर्ट करवा रहे हैं। जब एरोमेटेज इनहिबिटर्स आ जाएंगे, यानी कि जब एरोमेटेज ने ही काम नहीं करना तो इसने जो कन्वर्जन करवानी थी आगे से वो भी नहीं होगी, तो ऑब्वियसली ये सारा जो प्रोसेस है ये रिड्यूस हो जाएगा। अच्छा, उसके बाद फिर आ रहा है हमारे पास, आगे आ रहे हैं एल्डरली। एल्डरली इसके अंदर हमारे पास आ रहे हैं मेल न्यूट्रिशन, एनोरेक्सिया ऑफ एजिंग एंड पुअर डेंटिशन। मेल न्यूट्रिशन का सिंपली आपको पता चल रहा है कि इसके साथ क्या सिस्टम हो सकता है। मेल न्यूट्रिशन का मतलब ये है कि हमारे पास जो है वो फूड की जो कंजप्शन है वो रिड्यूस हो गई है। फूड की कंजप्शन रिड्यूस होने की वजह से फूड कंजप्शन जो है वो रिड्यूस होने की वजह से ऑब्वियसली जो न्यूट्रिएंट्स जो है वो जा ही नहीं रहे हैं अंदर। जो न्यूट्रिएंट्स अब जब सही तरीके से जा नहीं रहे हैं तो आगे सही वही वाला सारा मैकेनिज्म जो है वो रिपीट होगा। उसके बाद हमारे पास आ रहा है एनोरेक्सिया ऑफ एजिंग। आपको नाम से पता चल रहा है ईटिंग डिसऑर्डर जो मैंने पढ़ाया था, एनोरेक्सिया का मतलब ये होता है कि अब एनोरेक्सिया जो वहां पे पढ़ाया था तब आपको मतलब बताया था कि साइकोलॉजिकल एक इशू आ रहा है। यहाँ पे एजिंग के क्या मतलब है, आपने देखा होगा अपने घरों में अपनी चीज प्रैक्टिस की, आप लोगों ने देखी होगी नॉर्मल प्रैक्टिस। बहुत ज्यादा एज वगैरह वाले तो ऑब्वियसली उनका तो बहुत कम हो चुका होता है, लेकिन आप लोगों ने अपने पेरेंट्स में भी अपनी ये चीज जो है नोटिस करना शुरू कर दी होगी कि आपके पेरेंट्स जो हैं जो पहले खाना सही तरीके से खा लेते थे, वो कहते हैं कि नहीं, हमने अगर ज्यादा खा लिया, अगर हमने रात के टाइम अगर पराठा या फिर ऐसी कोई चीज खा ली तो हमें सही तरीके से हजम नहीं होगा। हमें मतलब ना ऐसा लगेगा जैसे सही तरीके से चीज डाइजेस्ट नहीं हुई है, या फिर अगर जितनी पहले कंजप्शन थी उससे बहुत कम कर दी है। तो वो क्यों होता है, इसे हम कहते हैं एनोरेक्सिया ऑफ एजिंग। यानी कि आप एज के साथ साथ जो है वो एपेटाइट जो है वो रिड्यूस होती जा रही है। ओके, पुअर डेंटिशन। पुअर डेंटिशन का ये मतलब होता है डिफिकल्टी चुइंग। अब ये भी एज की वजह से ऑब्वियसली आ रहा है। एल्डरली क्योंकि हम बात कर रहे हैं, जब च्युइंग सही तरीके से नहीं हो रही है तो न्यूट्रिएंट्स सही तरीके से नहीं मिल रहे हैं। अब लोगों में इतनी अवेयरनेस नहीं है कि अगर सही तरीके से, अब ज्यादा से ज्यादा क्या कर देते हैं बुजुर्ग, हमने कॉमन प्रैक्टिस क्या देखी है, अगर किसी के घर में कोई बुजुर्ग है तो ज्यादा उसे यखनी बना के देते जाएंगे। यखनी ओके ठीक है, प्रोटीन तो सही तरीके से दे रही है, लेकिन क्या यखनी सारी हर सारे न्यूट्रिएंट्स को पूरा कर रहे हैं? नहीं, सर न्यूट्रिएंट्स तो पूरे नहीं हो रहे हैं। अगर उनको देनी है, अगर कोई इनको इस तरह की चीज देनी है तो उनको बाकी चीजें जो उनकी ब्लेंड है उनको सही तरीके से कोई अच्छी रेसिपी बना के दी जाए जिसके अंदर सारे फूड ग्रुप्स आ जाए, लेकिन वो सॉफ्ट डाइट हो, लिक्विड डाइट हो। लेकिन इतनी कोई कोशिश करता नहीं है, पेशेंट्स के लिए भी कोई इतनी कोशिश नहीं करते। तो एल्डरली अगर कोई घर में वगैरह में हो तो इतने एक्स्ट्रा एफर्ट करने की सोचते नहीं। ऐसा नहीं है मतलब कि वो गलत सोच रहे होते हैं, लेकिन ये कि इतनी अवेयरनेस नहीं है इस चीज की। उनको लग रहा होता है कि अच्छा बस यखनी दे रहे हैं या फिर किसी कोई चीज बना रही है पतला सा, अगर कोई बोटी वगैरह या आलू वगैरह अलग करके किसी चीज का शोरबा अगर दे रहे हैं तो उनको लगता है यही सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो रही है, लेकिन ये नहीं हो रही होती हैं। तो पुअर डेंटिशन यानी कि डिफिकल्टी च्यूइंग, और इसकी वजह से जो उनका फूड इंटेक जिसकी वजह से रिड्यूस हो रहा है, ये सारे मसले आ रहे हैं। उसके बाद वाइटामिन डी डेफिशिएंसी, लो प्रोटीन इंटेक। प्रोटीन इंटेक जो है वो बहुत कम हो जाती है। क्यों? क्योंकि ना च्यूइंग चाहिए होती है इसके अंदर, और वो होती नहीं है सही तरीके से। अब हमारे पास कोमोबिडिटीज क्या आ रही हैं? सीकेडी, एमपीडी। सीकेडी मैंने आपको बता दिया। कोमोबिडिटीज का मतलब ये होता है एसोसिएटेड डिजीजेज। मोबिडिटी एक डिजीज, कोमोबिडिटीज यानी कि एक डिजीज के साथ दूसरी डिजीज भी मिल गई है। अब सीकेडी का आपको मैंने पहले बता दिया, क्रॉनिक किडनी डिजीज। एमपीडी क्या चीज होती है? मिनरल एंड बोन डिसऑर्डर। मिनरल एंड बोन डिसऑर्डर सिंपली यही चीज है कि बोन की मिनरलाइजेशन जो सी है वो सही तरीके से नहीं हो रही, या फिर अगर डीमिनरलाइजेशन हो रही है तो एक्सेसिव अमाउंट में डीमिनरलाइजेशन हो रही है। उसके डिफरेंट जो है वो प्रोसेस या फिर उसके रीजन हो सकते हैं, जिसमें पहले कुछ बताए भी हैं। सीकेडी भी बताया हुआ है, विटामिन डी और कैल्शियम डेफिशिएंसी भी बताई हुई है, और लिवर डिजीज भी बताया हुआ है। ये सारे मसले। आर्थराइटिस, आर्थराइटिस की वजह से भी ये हो सकता है। आर्थराइटिस में जो है सिंपली इसको अलग से जो से इंशाल्लाह पढ़ेंगे भी। उसके बाद फिर आते हैं सीओपीडी। सीओपीडी होता है क्रोनिक ऑब्स्ट्रक्टिव पल्मोनरी डिजीज। इसके अंदर अब इसका क्या रिलेशन है? इसके अंदर इसका रिलेशन ये है कि स्टेरॉइड यूज होते हैं। अब ये डिजीज, अब
अगर हमने पहले ड्रग पढ़ा है तो ऑब्वियसली किसी पेशेंट को अगर ये मसला सीओपीडी का यानी कि उसको लंग डिसऑर्डर है, कोई लंग डिजीज है जिसकी वजह से उसको ब्रीदिंग सही तरीके से नहीं हो रही है, तो उसको कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स दिए जाते हैं, यानी कि उनको स्टेरॉइड्स दिए जाते हैं। और स्टेरॉइड्स का मैंने बताया था कि स्टेरॉइड्स की वजह से इन्फ्लेमेशन जो उनकी बॉडी के अंदर और जो स्ट्रेस हार्मोन है कॉर्टिसोल वो इंक्रीज हो जाता है, जिसकी वजह से जो ऑस्टियोब्लास्ट एक्टिविटी है यानी कि जो बोन की फॉर्मेशन एक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाती है। ओके। फिर इंडोक्राइन डिसऑर्डर्स आ सकते हैं, यानी कि हार्मोन डिसऑर्डर, सही तरीके से हार्मोन की रेगुलेशन नहीं हो रही है। अगर कोई हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है तो बच्चे से हार्मोन प्रोड्यूस हो रहा है, या फिर कोई इनहिबिटर जो उनसे हार्मोन का उसकी सही तरीके से रेगुलेशन नहीं हो पा रही है, तो ये सारे मसले आते हैं इसके अंदर। एक सेकेंड। ओके, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास आता है पॉलीफार्मेसी, विजन प्रॉब्लम्स एंड फ्रेलिटी। पॉलीफार्मेसी क्या चीज होती है? पॉलीफार्मेसी ये चीज होती है कि फार्मेसी मतलब मेडिकेशन, पॉलीफार्मेसी कि एक साथ काफी ज्यादा मेडिकेशन को इंसान ले रहा है, तो मेडिकेशन ड्रग न्यूट्रन जो ड्रग न्यूट्रन इंटरेक्शन तो होता है, ये ड्रग का आपस में भी रिएक्शन होता है, इंटरेक्शन होता है। वो एडवर्स इंटरेक्शन इस तरीके से हो सकता है कि बहुत सारे ड्रग्स जो से मिलके वो जो ऑर्गन्स की जो नॉर्मल प्रोसेसिंग है उसको जो है वो रिड्यूस कर रहे हैं, या फिर फंक्शनैलिटी को जो है वो ऑल्टर कर रहे हैं। उसके बाद फिर हमारे पास आता है क्लिनिकल फीचर्स। क्लिनिकल फीचर्स में हमारे पास आता है अच्छा, एक ऊपर टर्म यूज हुई थी फ्रैलिटी की, फ्रैलिटी FRAILTY। इसका मतलब होता है कि सार्कोपीनिया और ऑस्टियोपोरोसिस और वीकनेस, ये जो सारी चीजें जो एक साथ हो रही होती हैं, यानी कि सार्कोपीनिया यानी कि मसल मसल लॉस हो रहा है, ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि बोन डेंसिटी कम हो रही है, इसके साथ प्लस प्लस वीकनेस, ये सारे जो काम हो रहे होते हैं इसको हम फ्रेलिटी कह देते हैं, कंबाइंड एक टर्म है फ्रेलिटी। उसके बाद एसिम्टोमेटिक अंटिल फ्रैक्चर, कोई सिम्टम्स नजर नहीं आते हैं जब तक कोई फ्रैक्चर ना हो जाए। उसमें वर्टिबल फ्रैक्चर्स हो सकते हैं। इसके अंदर बैक पेन बहुत ज्यादा हो रही होती है, हाइट लॉस हो जाता है। आप देखते हैं, आपने अगर शायद नोटिस किया है कि नहीं, कि आपने देखा होगा कि आपके फैमिली में बुजुर्ग वगैरह ना, तो आपने देखा होगा कि आपने अपने पेरेंट्स वगैरह सुना होगा कि जब ये यंग थे ना तब तो इनकी हाइट सही थी, लेकिन अब इनकी हाइट कम हो गई है। तो पहले इस चीज की समझ नहीं आती थी, क्यों? क्योंकि मसल्स जो से मसल्स तो श्रिंक होते हैं, साथ में जो बोन्स है ना उनके उनसे ब्रेकेज जो एक्टिविटी है ना वो ज्यादा होने की वजह से फॉर्मेशन एक्टिविटी कम हो जाती है, जिसकी वजह से उनका जो स्ट्रक्चर जो है ना आपको पता चल रहा होता है कि एक उसमें ना ढलवान आ गई है, एक उनका जो सा पोस्चर है वो स्टूपी हो जाता है, झुका हुआ होता है, उनकी हाइट आपको थोड़ी सी कम लगना शुरू हो जाती है। अच्छा, ये जो हम आगे बढ़ लिखा हुआ है किफोसिस, ये भी यही होता है, फॉरवर्ड कर्वेचर होता है। यानी कि आपकी जो सी है ना वो सामने की तरफ जो है, जो मैंने सबसे पहले पिक्चर दिखाई थी कि सामने की तरफ जो है ना कंधे झुक जाते हैं, जो कमर है वो थोड़ी सी ऊपर को उठ जाती है, और जो पोस्चर है वो नीचे की तरफ हो जाता है, क्योंकि जिनके प्रॉपर वर्टिब्रा जो होता है ना, जिसने आपके स्ट्रक्चर को पोजिशन को मेंटेन करना होता है, उसके अंदर कोलैप्स आ जाता है। उसके बाद अर्ली सेटाइटी। अच्छा, एक ये बड़े इंटरेस्टिंग पॉइंट था कि जो आपकी कर्व्ड जो स्पाइन होते हैं, जो आपकी वर्टिब्रल जो स्पाइन होती है, इसमें आपके जो पोस्चर को मेंटेन करना होता है, जब ये कर्व्ड हो जाती है, जब यानी कि आपका जो है वो एक बुजुर्ग आपको देख रहे हो मेल फीमेल, जब उनका पोस्चर जो है नीचे की तरफ हो गया है ना, तो उनका जो स्टमक है ना, जो उनका स्टमक एरिया है वो कंप्रेस हो जाता है। अब स्टमक एरिया कंप्रेस होने की वजह से उस पर जोर आया, स्टमक एरिया कंप्रेस हो गया, थोड़ा सा खाना खाने के बाद उनका पेट भर जाता है। अर्ली स्टार्टी इस टर्म की वजह इस वजह से भी हो सकती है। तो इसकी वजह से सारा मसला वगैरह आ रहा है यहाँ पे, मतलब ये क्लिनिकल फीचर्स वो बताए हुए हैं कि आपको पता चलेगा कि अच्छा ये झुके में ज्यादा एज फैक्टर तो ऑब्वियसली है, जैसे पहले बताया हुआ था कि एनोरेक्सिया ऑफ एजिंग, दूसरा ये वाला फैक्टर भी हो सकता है। उसके बाद फिर हिप फ्रैक्चर, सिवियर पेन होगी, इनएबिलिटी टू स्टैंड और वॉक, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ लेग। जनरल साइंस क्या होगा? फ्रेलिटी, मैंने आपको बताया कि फ्रेलिटी क्या चीज होती है, फिर रिड्यूस्ड ग्रिप स्ट्रेंथ, सही तरीके से चीज को पकड़ा नहीं जाएगा। उसके बाद फेयर ऑफ फेलिंग, अगर चलेंगे भी तो उनको डर लग रहा होता है, उनको होता है कि हमारा कोई हाथ पकड़ के रखे, या फिर हमारे हमें ना कोई स्टिक वगैरह दी जाए, हम उनको डर होता है कि हम गिर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उनकी जो होती है ना वो वेट बेरिंग कैपेसिटी, उनकी जो उनको पता होता है कि हमारे पैरों के अंदर जो हमारी जो एंकल की जो जॉइंट है उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं है कि हमारे वेट को बेयर कर सके। न्यूट्रिशनल गाइडलाइन सिंपली, ये जो सारी चीजें इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है, बस आपकी नॉलेज के लिए लिखी हुई है। कैल्शियम आपने कितना देना है, विटामिन डी कितना देना है, प्रोटीन कितना देना है, ये वो चीजें हैं कि मतलब आप लोगों को पता है, और आप लोगों ने बस ये देख के अपने वो प्रिस्क्राइब करनी होती है सप्लीमेंटेशन के तौर पर। अदर न्यूट्रिएंट्स, अब जरूरी ये नहीं है कि जब हम ऑस्टियोपोरोसिस की बात करें तो हम कैल्शियम और फास्फोरस की ही बात करें, बाकी न्यूट्रिएंट्स भी जरूरी है, क्योंकि मैंने जब इतनी सारी डिजीजेस बताई हैं तो आपको पता है कि सारी जो चीजें आपस में एक दूसरे को इंटरकनेक्ट कर रही होती हैं। तो बाकी जो न्यूट्रिएंट्स कहाँ से जरूरी है? मैग्नीशियम, पोटाशियम, विटामिन के, जो कि वेजिटेबल्स, लेग्यूम्स, होल ग्रेन से मिलेंगे, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स। 5 सर्विंग्स प्लस डे, नॉर्मल अगर आप 3 से 4 सर्विंग्स दे रहे होते हैं एडल्ट में, तो एल्डरली में आप ये पांच से ज्यादा सर्विंग्स कर दें इसकी। लिमिट करें सॉल्ट को, स्मोकिंग को, अल्कोहल को। लाइफस्टाइल एक्सरसाइज के अंदर क्या चीज आ जाएगी?
वेट बेरिंग एक्सरसाइजेस करवाएं, वॉकिंग करवाएं, जॉगिंग, स्टे क्लाइंबिंग। अगर कोई बुजुर्ग है तो आप उनको आहिस्ता शुरू कैसे करवाएं कि आप उनको ना चेयर एक्सरसाइज से शुरू करवाएं, उनको चेयर पे बिठा के एक्सरसाइज वगैरह करवाएं, फिर आहिस्ता से उन्हें वॉक की तरफ लेके जाएं, फिर जॉगिंग की तरफ लेके जाएं। और ये कर रहे हैं ग्लोबली, अराउंड द वर्ल्ड लोग कर रहे हैं, इस एज में जाके भी कर रहे हैं। थोड़ी सी ये कि अडेप्टेशन की तरफ उनको लेके जाने की जरूरत है। आप ऑब्वियसली किसी घर में अपने बुजुर्ग को खड़े होकर ये नहीं कहोगे कि भागना शुरू कर दो। आपने उनकी रोटेशन, जो उनकी रूटीन है वो इस तरीके से बनानी है, उनको इस तरीके की तरफ लेकर आना है। ये फिर इसी चीज को हम कहते हैं लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन। फिर आता है रेजिस्टेंस ट्रेनिंग, बैलेंस ट्रेनिंग। ये सिंपली जो सी आपकी काउंसलिंग की चीजें हैं कि आपने रेजिस्टेंस ट्रेनिंग किस तरीके से करवानी है। बैलेंस ट्रेनिंग और फॉल प्रूफ जो ये इन्वायरमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं इसके अंदर, ऑस्टियोपोरोसिस के अंदर। क्यों? क्योंकि यही चीजों ने जैसे आपका बैलेंस मेंटेन करवाना होता है। जो मैंने बताया ना ऊपर कि फेयर ऑफ फॉलिंग, वो चल भी रहे होते हैं तो बेशक उनकी थोड़ी बहुत जान हो भी उनकी जो है ना बोन्स के अंदर, लेकिन उनको डर होता है कि अगर हम चलेंगे तो हम गिर जाएंगे। तो उनको बैलेंस एक्सरसाइज करवाएं, जिसके अंदर योगा आ जाता है सबसे अच्छा, कि आप योगा करवाएं, उनको मेडिटेशन करवाएं, उनको बैलेंस, उनको पता चले कि हाँ हम इस तरह बैठेंगे, इस तरह चलेंगे, इस तरह सुकून से खड़े होंगे, तो हमारी जो है ना वो एक बैलेंस इक्विलिब्रियम के अंदर हमारा वेट रहेगा और हम गिरेंगे नहीं। ये एक्सरसाइज करवाना बहुत जरूरी होता है। केयर फ्लो सिंपली, अगर कोई मसला वगैरह आए तो आप स्क्रीनिंग करवाएं, रिस्क फैक्टर्स वगैरह करवाएं, आप उनकी हिस्ट्री चार्ट उनसे वो चेक करें। न्यूट्रिशनल असेसमेंट करवाएं, आप उनके सीरम टेस्ट कराएं जिसके अंदर आपको कैल्शियम, विटामिन डी का, न्यूट्रिएंट इनटेक का पता चलेगा। उसके बाद लैब टेस्ट वगैरह करवाएं, डेक्सा करवाएं आप उनकी जो है ना वो बोन हेल्थ को देखने के लिए। उसके बाद फिर प्रिस्क्राइब विटामिन डी या लिक्विड प्रोटीन, कैल्शियम वगैरह ये सब कुछ करवाएं, फॉलोअप वगैरह लें, मेडिकेशन लें। और ये सब कुछ आपका खत्म हो गया, बस आपका ये खत्म हो गया काम। और अगेन आई अपोलोजाइज फॉर द मिसहैप कि आपको मैं थोड़ा सा ज्यादा सही, थोड़ा जल्दी जल्दी मैंने करवाया, आई नो। लेकिन अभी 3 मिनट में आप लोगों को दे रही हूँ। और ये नहीं कि 3 मिनट में खत्म कर देंगे, 3 मिनट इसलिए कि आप लोग अगर मुझे बता दो सही तरीके से, अगर समझ आई है तो ठीक है, वरना जिस जिस चीज की समझ नहीं आई मैं ग्रुप में सारे क्वेश्चंस को जो है ना वो एड्रेस आराम से कर दूंगी, सुकून से तसल्ली से वॉइस नोट करके आपको समझा दूंगी। समझ आई है? काइंडली सारे यहाँ पे जो कम से कम बैठे हुए हैं ना, 8 लोग बैठे हुए हैं मुझे हमदा को छोड़ के, तो वो बताएं जरा। तूबा रशीद, शफा, कुदसिया, नूरुलैन, उस्मान, समीर, फातिमा रियाज, मलाइका, मसूद। समझ आई है आप लोगों को? यस, खत्म हो गया, बस ये पूछा। ओके, एवरीथिंग क्लियर, ओके। ओके, ठीक है। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आप लोगों को फिर भी एक दफा आप लोगों ने फाइल भेजी हुई है, आप लोगों ने फाइल एक दफा से फिर से गो थ्रू कर लेनी है, किसी टर्म की, किसी प्रोसेस की समझ ना आए, लिखते वक्त पॉइंट्स नोट करते वक्त अगर आपकी कोई चीज रह गई हो तो मुझे बता देना। लेक्चर के रिकॉर्डिंग का इंतजार करने से बेहतर ये है कि आप लोग मुझसे पूछ लें ग्रुप में दोबारा से, आप लोगों को दोबारा से जवाब दे दूंगी उस चीज का, ठीक है?